नमस्कार भी सभी को। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा है किसके बारे में, डिजीज में क्या क्या चीजें पढ़ी है, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटोजोआ। ठीक है, कि प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी जो रोग होंगे उनका हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो रोग है वो कौन सा है, मलेरिया। कौन सा है अभी, मलेरिया। और ये किसके कारण होता है अभी, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके कारण ये जो रोग है वो होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको पता है कि जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में जैसे डिस्कशन करते हैं तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है। ये स्टार लगा के लिखना है कि जब मलेरिया किसी को हो गया तब उसको कौन सी औषधि है वो दी जाती है। ठीक है, तो कौन सी औषधि दी जाती है भी उसको, कुनेन। ठीक है, अगर हिंदी में देखो ठीक है, कुनेन की जो टैबलेट वगैरह आती है। ठीक है, यानी जो औषधि का अगर जिक्र हो कि मलेरिया रोग में कौन सी औषधि दी जाती है, तो कौन सी औषधि दी जाती है अभी, कुनेन दी जाती है। क्लियर है या नहीं है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि कुनेन है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे का नाम क्या है, हाँ सिनकोना। सिनकोना नामक पौधे की जो छाल होती है उससे हम क्या ड्रग्स तैयार करते हैं, कौन सी दवाई तैयार करते हैं, तो कौन सी करते हैं अभी, कुनेन करते हैं। क्लियर है या नहीं है यहाँ तक, क्लियर है ना। ठीक है, और ये ना स्टार लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन है वो 5 से 6 बार कम से कम आया हुआ है एग्जाम के अंदर। आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के जब सेट लगाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कम्पिटिटिव एग्जाम के अगर दृष्टि से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, दूसरा इसी से आपको याद रखना है, जब ये क्या आ जाए, पौधे का जब जिक्र आ जाए, ठीक है, पौधे का नाम है सिनकोना। और इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखोगे कि इसी प्रकार एक पौधा और भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जैसे हम एसिड बेस एंड साल्ट चेक करते हैं, अम्लता ये चीज क्षारीय है या अम्लीय है, ये चीज चेक करते हैं नहीं करते। ठीक है, तो वो लिटमस पेपर होता है ना। तो जो लिटमस पेपर है वो हम किस पौधे से प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन भी साथ में देख लो। आपसे पूछा जाए कि लिटमस पत्थर है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, बताओ। लाइकेन, कौन सा पौधा होता है, लाइकेन नामक पौधे से कौन सा पत्थर प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्थर। जो हमें क्या बताता है भाई, कि कोई चीज की प्रकृति बताएगा। ठीक है, कि वो चीज है वो अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है, किस प्रकृति की है वो। ठीक है, तो वो हमें कौन बताता है, लिटमस पत्थर बताता है। इसके बारे में वैसे डिटेल के अंदर हम केमिस्ट्री जब करेंगे, एसिड बेस साल्ट का जब चैप्टर आएगा तो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो मलेरिया दिवस। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि साइंस के अंदर ही आप जरूरी हो मलेरिया वाला। आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जैसे क्या है, साथ में जब आप उस चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो सारी चीजें वहां पे पढ़नी पड़ेगी आपको। तो मलेरिया दिवस बताओ भी कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस अप्रैल में आता है, बताओ कौन सी डेट को आता है। बताओ, 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है अभी, विश्व मलेरिया दिवस। क्लियर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कि विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, आपको पता है ये किसके कारण होता है अभी, मलेरिया किसके कारण होता है, मच्छर के काटने के कारण होता है। क्या नाम होता है मच्छर का, मादा एनाफिलिस। मच्छर का नाम क्या, पहले तो ये ध्यान में रखना आपको, क्या, मादा एनाफिलिस। ठीक है, मादा एनाफिलिस के मच्छर के काटने के कारण कौन सा रोग होता है भी आपका, मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि
विश्व मच्छर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? 20 अगस्त। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। नोट कर लो ये चीजें। ठीक है, नोट्स बनाने हैं सभी को। और जब मलेरिया रोग होगा तो उसके दौरान शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं भाई? हाँ, ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा, बुखार आ जाएगी, ठीक है, और शरीर में क्या है, जैसे खून की कमी भी क्या है महसूस होगी एक तरीके से। और सिर दर्द वगैरह तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लगभग कोई भी बीमारी होगी तो हेडेक वगैरह तो होता ही है, होता है नहीं होता? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। वेरी गुड। ठीक है, कर लिया क्या इतना नोट? जल्दी किया करो भाई। आगे चले क्या? नेक्स्ट आपका स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, दूसरी बीमारी कौन सी है अभी आपकी? स्लीपिंग सिकनेस, या इसको और क्या कहा जाता है अभी? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नींद की बीमारी। नींद की बीमारी आपको भी होगी ना? घर जाते ही सो जाते होंगे या नहीं है? घर जाके कौन कौन नहीं सोता? थोड़े बहुत ही है क्या? बताओ, इसमें जैसे हमने देखा मलेरिया में जो प्रोटोजोआ का नाम था वो क्या था भाई? प्लाज्मोडियम था ना। इसमें क्या होगा? इसके प्रोटोजोआ का क्या नाम है अभी? स्लीपिंग सिकनेस के प्रोटोजोआ का नाम किसी को पता है क्या या नहीं है? ट्रिप्नोसोमी। इसके प्रोटोजोआ का क्या नाम है? ट्रिप्नोसोमी। ठीक है, और ये जो आपको मक्खी दिख रही है ये किसके कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। वो किसके कारण होने वाला रोग है या इसका वाहक होगा वो कौन सा होगा अभी? तो सीसी मक्खी है। इसका नाम क्या है अभी? वाहक में लिख लेना, सीसी मक्खी। ठीक है, किसके कारण होता है अभी ये? सीसी मक्खी के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, और ये स्टार लगा लेना, ये पीछे भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि सीसी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा क्या? स्लीपिंग सिकनेस या नींद की बीमारी। क्लियर है? इसमें प्रभावित अंग में बात करेंगे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका सीधा सीधा यही है, न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र या आप मस्तिष्क लगाओ तो भी आपका गलत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका? प्रभावित हो जाएगा। और इसके लक्षण क्या रहेंगे भी? इसके लक्षण क्या रहेंगे? इसके लक्षण क्या रहते हैं कि एकदम से क्या है कि व्यवहार के अंदर बदलाव। ठीक है, व्यवहार में बदलाव। ठीक है, सबसे बड़ा लक्षण ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है? याददाश्त कम होना। याददाश्त कम होना। ठीक है, यानी मेमोरी जो लॉस होगा तो वो भी किसके दौरान होता है? इसी के जो रोग है यानी नींद की बीमारी जब होगी तब ये चीजें आपके अंदर क्या है होना स्टार्ट हो जाएगी भी। ठीक है, और सबसे बड़ा लक्षण ये
जो बीमारी के नाम पे ही है कि अत्यधिक नींद का आना, ठीक है, अत्यधिक नींद का आना। अत्यधिक नींद का आना, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाएगा। ये सारे जो लक्षण आएंगे वो किसके कारण आएंगे, इसी के कारण आएंगे भी। आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम के अंदर जैसे मन नहीं लगेगा, कोई भी आपके साथ जैसे बात कर रहा है तो आप क्या है उस पर जैसे नहीं करते, क्या किसी के बिना बात की किसी के साथ में लड़ाई हो जाती है, मतलब क्या है, ये इसी का लक्षण होगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपका एलिफेंथिसिस बोलते हैं इसको, या दूसरा क्या बोला जाता है इसका, हाथी पांव रोग, ठीक है, ये भी लिख लो। इसका हिंदी में क्या होता है, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, ठीक है। और इसके जो प्रोटोजोआ होता है वो उसका क्या नाम है, वुकेरिया बेनक्रोफ्टी, ठीक है। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, वुकेरिया बेनक्रोफ्टी। ठीक है, और ये भी है ना, ये भी मच्छर के कारण होने वाला रोग है। ये भी किसके कारण होने वाला रोग है, मच्छर के कारण। और उस मच्छर का नाम क्या है अभी, मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, इसके कारण होने वाला रोग है भी। और इसमें होगा क्या है, जैसे आपको दिख रहा है ना कि दो अंग जैसे क्या है एक समान है, लेकिन एक का साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा और वो कंट्रोल नहीं होता है, बार बार क्या वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है ना कि इसके पैर का जो नॉर्मल साइज है वो तो इस प्रकार होना चाहिए था, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या मच्छर ने काट लिया तो ये वुकेरिया बेनक्रोफ्टी जैसे यहाँ पे आ गया, तब क्या हो गया कि इसका जो साइज है वो क्या जैसे हाथी के समान क्या बढ़ रहा है, तभी तो इसको क्या बोला है, हाथी पांव रोग है वो बोला है। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश वाले बच्चे तो दोनों ध्यान में रखने पड़ेंगे नाम, तो दोनों में से कौन सा भी पूछ सकता है, एलिफेंथिसिस पूछ सकता है, फिलियरियसिस पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान में रखने पड़ेंगे, और हिंदी वाले बच्चे हैं ये ध्यान में रख लेना, हाथी पांव। ठीक है, और ये दोनों में क्या हो जाते हैं, एक समान जैसे वृद्धि है वो नहीं होती, एक है उसका साइज है वो क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हो आप इसका और इसका साइज में दिन रात का अंतर है ना। ठीक है, ये इससे क्या है 2-3 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो वो किसके कारण हुआ, तो वो क्या है, मादा क्यूलेक्स मच्छर ने जब इसको काटा तो जो वुकेरिया बेनक्रोफ्टी जो प्रोटोजोआ है वो क्या है इसके अंदर आ गए। क्लियर है? ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि प्रभावित अंग, वैसे तो मच्छर कहीं भी काट सकता है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है, तो आप क्या दोगे, लिम्फ ग्रंथियां, लिम्फ ग्रंथियां। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर अगर ऑप्शन में आएगा तो ये चीज आएगी कि प्रभावित अंग क्या होगा, लिम्फ ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स इंग्लिश में आएगा ये। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट आपका कालाजार, नेक्स्ट क्या आपका कालाजार, तो ये भी इसका कौन सा है अभी बताओ, लेसोमोनिया दोनोवानी। ठीक है, लेसोमोनिया दोनोवानी, ये क्या है इसका जैसे प्रोटोजोआ का जो नाम रहेगा आपका, और ये होगा किसके कारण, यानी इसका वाहक है वो कौन होगा, जैसे हमने पीछे देखा था वो क्यूलेक्स मच्छर था, तो इसका कौन होगा, क्या नाम होगा बताओ। मक्खी तो है, मक्खी का नाम भी तो होगा ना, हाँ बालू मक्खी, या इसको बोल सकते हो सैंड फ्लाई। ठीक है, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। ठीक है, और ये भी डायरेक्टली वही जो रोग है जो हमने जैसे सीसी मक्खी वाला पढ़ा था,
ठीक है, ये भी किसको प्रभावित करेगा, प्रभावित अंग भी लिख लेना इसमें, मस्तिष्क को। ठीक है, और ये स्टार लगा के लिखना है भाई सैंड फ्लाई वाला, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन था पीछे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा गया था पहले भी। सैंड फ्लाई बालू मक्खी है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि अंग है कौन सा प्रभावित होगा, तो मस्तिष्क। ठीक है, यानी मेमोरी लॉस वगैरह है, याददाश्त कम होना, वो सारे के सारे होंगे तो वो किसके कारण होंगे, तो वो इस रोग में जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेंगे भाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपका पेचिस या डायरिया। ठीक है, डायरिया भाई, ये दोनों नाम है ना, दोनों के दोनों नोट करना आपको, दोनों में से कोई भी दे सकता है। जैसे आपने पेचिस लिख लिया, अगर डायरिया आ गया तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और इसका जो होगा प्रोटोजोआ का क्या नाम है भी, एंटोमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, क्लियर है। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो पेचिस के दौरान क्या होगा कि जैसे उल्टी दस्त वगैरह है वो होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अंग है वो कौन सा प्रभावित होगा, तो आप इसमें लिख सकते हो जैसे ये यहाँ पे क्या होती है अपनी इंटेस्टाइन, आंत। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई, ये अंतों को प्रभावित करता है भाई। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है भाई, अंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, और लक्षण के अंदर लिख लेना कि जैसे इसमें क्या होगा, उल्टी दस्त वगैरह है, ये होंगे भाई लक्षण। इसके लिए जैसे सॉल्यूशन दिया जाता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि ओआरएस का घोल। ठीक है, उपचार के लिए क्या है, ओआरएस का घोल है वो दिया जाता है भी। ओआरएस की फुल फॉर्म, हाँ, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस की फुल फॉर्म होती है भाई। लिख लिया क्या, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट है पायरिया। ठीक है, ये किसके कारण होगा भाई, तो ये जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, पेरियोडोटिस, पेरियोडोटिस। इसके कारण जो रोग होगा वो कौन सा होगा, पायरिया। क्लियर है। ठीक है, पायरिया के बारे में आपने सुना है कि जैसे पायरिया के दौरान होता क्या है अभी, क्या लक्षण होते हैं पायरिया के, दांतों यानी मसूड़ों के अंदर क्या है, खून आना। ठीक है, तो इसमें लिख लेना लक्षण, मसूड़ों में खून आना। ठीक है, और जैसे आप खाना वगैरह डाइजेस्ट कर चबा रहे हो तो क्या है, चबाने में यानी खाना चबाने में क्या है, दिक्कत आना, प्रॉब्लम आना। यानी जब पायरिया होगा ना तो एक तो मुख से है ना स्मेल है वो बहुत गंदी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैसे लेयर है ना वो क्या है, जम जाएगी। जैसे आपको पहले बताया था कि दांतों का पीलापन होता है, तो वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, दो तीन चीजें बताई थी एक साथ ही मैंने, किसके जमाव के कारण दांतों का पीलापन होता है, नहीं याद आ रहा, फ्लोराइड नहीं बताया था क्या, फ्लोराइड याद आ रहा है अभी, एक मैंने बताया था उसके साथ में जैसे गुर्दे, गुर्दे नष्ट हो जाते हैं तो वो किसके कारण होते हैं, जल के अंदर जब किसकी अधिकता होगी जब गुर्दे खराब होंगे, कैडमियम। जल के अंदर जब क्या है, कैडमियम की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी किडनी है वो खराब हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, एक लेयर सी क्या है यहाँ पे जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी।
फिर क्या है, जैसे ये प्रोटोजोआ है ये भी वहां पे पनपने लगेगा, और इससे क्या कर देगा, ये जो दांत है, दांतों की जो जड़ है, ठीक है, उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, नष्ट करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे जब भी आप कोलगेट वगैरह करोगे या कोई हार्ड चीज जैसे खाओगे तो आपके दांतों से क्या है, खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो लक्षण के अंदर यही है कि मसूड़ों में खून आना, और क्या है, मुंह में जैसे क्या है, बैड स्मेल, ठीक है, बदबू आना, ठीक है, तो वो भी क्या है, पायरिया का आपका क्या होगा, लक्षण होगा। ठीक है, और हमने देखा कि विटामिन की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है भाई, मसूड़ों का आपने नहीं देखा था क्या, जिक्र हुआ होगा, विटामिन पढ़ी है तब, विटामिन सी, ठीक है, याद रख लो, विटामिन सी के कारण क्या होगा, अगर जब इसकी कमी हो जाती है तब दांतों का, मसूड़ों का रोग होता है ना। अपने शरीर का सबसे हार्ड जो सब भाग होता है कौन सा होता है, इनेमल होता है ना, तो दांत का जो ऊपरी भाग है वो क्या होता है, इनेमल होता है, जो क्या अपनी बॉडी का सबसे हार्ड यानी सख्त जो भाग है। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? ठीक है, और वैसे दांतों के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था, तब पढ़ा था ना, कितने होते हैं टोटल दांतों की संख्या, 32, ठीक है, और इसमें दूधिया दांत, मिल्की टिथ कितने होते हैं, 12 क्यों बता रहे थे, ठीक है, मिल्की टिथ कितने होते हैं, 20, और विजडम टिथ की बात करें तो कितने होते हैं, बताओ, कंफ्यूजन हो रखी है ना, नहीं आपको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा वो चीजें, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे आपको डिजीज पढ़नी है दांतों वाला, वहां पे पढ़ लेना आप, ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, आगे क्या समझ में? नेक्स्ट देखो अभी, ल्यूकेरिया, ल्यूकेरिया ये किसके कारण होती है अभी, कौन सा प्रोटोजोआ होगा, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ल्यूकोरी, ठीक है, किसके कारण होती है अभी, प्लाज्मोडियम ल्यूकोरी, ठीक है, इसके कारण होने वाला जो रोग है वो क्या है, ल्यूकोरिया, इसको और क्या बोलते हैं अभी हिंदी में, श्वेत परदर, श्वेत परदर, ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी लिख लेना, ये केवल किस में होता है, महिलाओं में, केवल महिलाओं में होने वाला रोग है, ठीक है, इसके दौरान होता क्या है, ठीक है, जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, तो ये आपको पता है कि जैसे मादा जननांग क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे जो सर्विक्स है, यहाँ पे क्या है, जो ये प्रोटोजोआ हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम ल्यूकोरी, ठीक है, ये वहाँ पे जमा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और ये सर्विक्स की जो दीवार है इसको क्या है, नष्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या है, जैसे श्वेत पदार्थ है वो क्या है, स्त्रावित होता है, ठीक है, और आज के टाइम के अंदर हम देखें तो लगभग आप ये मान के चलो 80 से 85% जो वुमेन है वो इस रोग की क्या है, शिकार होती है अभी, ठीक है, लिख लो इसमें, ये ना फीमेल आपसे पूछा जाए कि फीमेल एसटीडी बोल सकते हो इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फीमेल एसटीडी है ये, क्लियर है, इतना लिख लिया क्या, आगे और करवाएं क्या,
नेक्स्ट आता है आपका कवक से होने वाले रोग भाई। ठीक है, प्रोटोजोआ का हमने पढ़ लिया। आगे है आपके कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको पता है दमा, जिसको आप अस्थमा बोलते हो, वो होगा। और कवक का नाम क्या भी इसमें? एस्प्रिंजिलस फमिंगिलिस। ठीक है, इसके कारण जो रोग होगा वो कौन सा होगा भी? आपका अस्थमा होगा, यानी दमा। ठीक है, फिर आपको इस प्रकार से इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती है भी। यानी सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि किसको प्रभावित करता है। तो आपका श्वसन तंत्र है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है कौन सा? अस्थमा या दमा। जैसे हम छोटे छोटे चीजों को जैसे कई बार इग्नोर कर देते हैं, जैसे नजला वगैरह नहीं होता है क्या, आमतौर पर होता है ना। ठीक है, अगर उसका हम ट्रीटमेंट ना करें या उसकी रोकथाम ना करें सही टाइम पे, तो वो चीज है वो फिर आगे दमे के अंदर बदल सकती है भाई। ठीक है, क्योंकि अपनी बॉडी है वो इसके प्रति क्या हो रही है? डिटेक्ट हो रही है बार बार। ठीक है, कि वो सोचती है कि धूलकण है, मिट्टी है, वो अंदर आ रहा है। इसलिए क्या है, जैसे नजले में क्या होगा, आमतौर पर छिंकियां आएगी, आंखों वगैरह के अंदर खुजली आनी स्टार्ट हो जाती है, नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, होता है ना। ठीक है, तो वो इसी दौरान होगा भाई। और सीधा सीधा ये क्या है, जैसे आपका एल्वोलोई नहीं होता है क्या, जो फेफड़ों के अंदर सबसे लास्ट जो यूनिट होती है, आपकी इकाई होती है, होता है ना। तो वहां पे जाके क्या है, ये अपनी कवरिंग बना लेता है, यानी पूरा जो ट्रैक है ना वो इससे प्रभावित हो जाएगा दमे से। थोड़ी बहुत भी अगर धूल मिट्टी आएगी तो सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्दियों में भी इनको क्या है, जो पेशेंट होगा अस्थमे का, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर इसको क्या है, जैसे आप कृत्रिम श्वसन मान के चलो, या जो आप आर्टिफिशियल तरीका अपनाते हैं, जैसे इनहेलर लेते हैं। ठीक है, आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी अस्थमा का जो रोग है वो पनपने लगा है। ठीक है, पहले जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो इनहेलर लेते ना। अब जैसे ये है तो इसके अंदर क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब नॉर्मली क्या है, जैसे अपना इन्वायरमेंट के अंदर जितनी गैसेज है उनको हम इनटेक करते हैं ना। जैसे श्वसन तंत्र पढ़ा था उस टाइम, देखा था कि जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है अभी? नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद में आर्गन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि परसेंटेज जितना इन्वायरमेंट के अंदर है उतना का उतना हम क्या है, इनटेक करते हैं जब हम श्वसन लेते हैं, तो सांस लेते हैं ना। उसके बाद में जब हम क्या है, जब सांस छोड़ते हैं तब उनका परसेंटेज है वो क्या है, बदल जाता है। बदलता है नहीं बदलता? ठीक है, कैसे बदलेगा कि उसके अंदर जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो पहले तो हमने 0.03 इतना लिया है, लेकिन जब हम क्या सांस छोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? लगभग 4% के आसपास। ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिया 21% लिया, लेकिन जब छोड़ा तब कितना था वापिस? 17% था या नहीं था? ठीक है, तो वो चीजें क्या है, जैसे चेंज हो जाती है। और जब ये लेंगे तो इसके अंदर क्या है, मिश्रण होगा। पूछा जा सकता है कि इनहेलर जब प्रयोग करते हैं तो इसमें कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है, जिससे सांस है वो आने में थोड़ी सी क्या तकलीफ नहीं होती, आसानी से सांस आ जाता है। ठीक है, कोई भी जैसे अस्थमे का जो रोगी होगा वो क्या है कि जैसे थोड़े दूरी चलते ही क्या है, उसका सांस है वो फूलने लगता है। फिर वो इनहेलर का प्रयोग करेगा तो सांस है वो क्या है, एकदम से हम बोलते नहीं है कि टिक जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्मल हो जाएगा वापस से। ठीक है, इनहेलर का जब प्रयोग करते हैं। और ये भी 2-3 टाइप के होते हैं भी, इसमें सीधा गैस का मिश्रण है, कई जैसे इसमें कैप्सूल वगैरह डाल के पीते हैं। ठीक है, तो वो सीधा का सीधा क्या है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको नॉर्मल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, दूसरा आपका आता है दाद, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं अभी। ठीक है, ये किसके कारण होगा अभी? ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जैसे आपकी स्किन होगी, स्किन पे क्या है, जैसे लाल लाल चकते या धब्बे बोल सकते हो, वो होना स्टार्ट हो जाएंगे भी। ठीक है, ये भी जैसे मौसम के अनुसार भी हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे चौमासा वगैरह है। ठीक है, यानी वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होगी
और जब खत्म होगी तब ये सबसे ज्यादा अपन अपने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये क्या है, एक तरीके से एक से दूसरे के अंदर फैल भी सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हैंडशेक वगैरह हम करते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, या कपड़े वगैरह यूज करेंगे, तो ये एक से दूसरे के अंदर फैल जाएगा भाई। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट है वो टाइम टू टाइम हमें करवाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलेगा, नोट कर लिया ये। नेक्स्ट आपका एथलीट फुट रोग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अभी, एथलीट फुट या ट्राइकोफाइटोन की वजह से क्या है ये रोग है होगा। एथलीट फुट में क्या होगा, जैसे कोई भी खिलाड़ी है, ठीक है, आजकल ये, पहले तो जैसे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रोग होता था, आजकल तो आम हो गया ये, सभी में होने लग गया है, लेकिन इसका नाम है वो उसी वजह से एथलीट फुट रख दिया। ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी क्या करेंगे जब खेल के अंदर हिस्सा लेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉपर ड्रेस होती है ना, हम तो क्या है जैसे एकेडमी के अंदर हैं, पढ़ने आए हैं, तो जैसे बूट वगैरह है वो पहन लिए। ठीक है, घर में होंगे तो क्या करेंगे, आमतौर पर हम क्या है चप्पल वगैरह पहनते हैं ना, तो क्या है चप्पल में क्या है, हवा लग रही है बाहर की, पसीना नहीं आएगा, सारा दिन जूता पहने रखेंगे तो क्या है पसीना आ जाएगा। तो खिलाड़ी भी क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर ड्रेस में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पसीना आ जाता है अभी। ठीक है, और पसीने के अंदर जो ये ट्राइकोफाइटोन है, यानी जो ये आपका प्रोटोजोआ होगा, सॉरी कवक होगा, ये क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है पनपेगा। ठीक है, अब जो स्मेल आती है, कईयों के जूतों के अंदर ज्यादा स्मेल आती है, कईयों में नहीं आती ना, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, जैसे पसीना किसी को कम आ रहा है, तो पसीना कम आ रहा है तो उसके जैसे जूतों के अंदर बदबू भी नहीं आएगी। पसीना जिसको ज्यादा आ रहा है तो वो 1 से 2 दिन मतलब ज्यादा जुराब है उनका यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और ज्यादा उन्हीं जुराबों का बार बार यूज करेगा तो ये जो बीमारी है वो ज्यादा पनपने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पसीने के कारण क्या है, जो ये कवक है वो ज्यादा बन गया। ठीक है, और उसके कारण क्या है, ये जो रोग हो जाएगी उसमें क्या, जैसे खाज खुजली होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो त्वचा है ना उसको मेनली डिफेक्ट करेगा ये। ठीक है, यानी पैर है वो जैसे सूखा सूखा सा हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाज खुजली यानी इचिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका खुजली, इचिंग। ठीक है, ये किसके कारण होती है भी, स्कैरस स्कैबिज, किस कवक के कारण होती है, स्कैरस स्कैबिज। ये भी ज्यादा पसीने वगैरह के कारण हो जाती है भाई, क्योंकि आपको पता है कि पसीने के अंदर है ना हार्मफुल ही मटेरियल होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों के अंदर ही आता है ना ये। जैसे किडनी से क्या है, जैसे मूत्र विसर्जन होता है, उसमें भी क्या है, मूत्र में क्या है, अमोनिया, यूरिया, ये चीज होती है ना, तो पसीने के अंदर भी क्या है, हार्मफुल मटेरियल होते हैं भाई। ठीक है, और उनका ज्यादातर क्या है, जैसे जमाव हो गया, कई आलस कर जाते हैं ना कि गर्मी का मौसम है फिर भी सोचते हैं चलो आज नहीं नहाएंगे, कल नहा लेंगे, होता है ना, तो फिर वहां पे क्या है, जैसे खुजली की प्रॉब्लम है वहीं से स्टार्ट होती है ये मान लो। इसलिए बोलते हैं ना घर वाले की डेली नहाया करो, गर्मी के मौसम में ज्यादा नहाना है। गर्मी के मौसम में ज्यादा क्यों नहाना है, क्योंकि उस टाइम आता है पसीना। ठीक है, और पसीने के अंदर क्या है, जैसे कवक है यानी फंगस है, वो सबसे ज्यादा पसीने के कारण ही फैलती है भाई। ठीक है, तो उससे क्या है, आपकी जैसे रोग है, पैरों में आ गया पसीना तो आपका ये वाला रोग हो गया, और अन्य जगह पे आया हुआ है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कईयों के जैसे बोलते नहीं है कि मेरे पसीने के कारण जैसे कट लगे, घाव हो गए, जैसे यहाँ पे जैसे स्किन होती है, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो वो जो स्किन है वो कट जाती है, क्यों, क्योंकि क्या है वहां पे पसीना आया, और पसीने के कारण ही उसके अंदर क्या है, फंगस है, और वो क्या है आपस के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस जो पनपने के जो स्थान है वो पैदा कर देंगे भाई। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, छोटे बच्चों को तो क्या है, जैसे ट्यूब वगैरह वो दिया जाता है फिर वापस, यानी स्किन है जब आपस में क्या है कॉन्टेक्ट के अंदर आएगी, यानी यहाँ की अपनी त्वचा होती है, वो क्या है कईयों के जैसे गला है वो क्या है मतलब क्या कि जैसे स्किन है वहां पे ज्यादा होगी, यानी एक तो पतला व्यक्ति होगा, एक होगा थोड़ा मोटा। ठीक है, तो मोटा होगा तो वहां पे क्या है, जैसे अपर लेयर हो जाएगी एक तरीके से, यानी स्किन है वो क्या है मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो जहां से वो क्या है बैंड हुई है तो वहां पे क्या है कट लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मोटे जो व्यक्ति है उनको नहाना जरूरी है भाई, आलस मत कर लेना। ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई गंजापन। नेक्स्ट है भाई गंजापन।
गंजापन है भी, ये एक तरीके से जेनेटिक डिजीज भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर किसी का बाप भी गंजा था तो बेटा भी गंजा हो सकता है, मतलब जेनेटिकली भी चलता हुआ आ सकता है ये रोग, ठीक है। और दूसरा क्या है, किस कारण हो सकता है ये, जैसे आपने देखा कि गर्मियों के अंदर डैंड्रफ नहीं होता और सर्दियों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो डैंड्रफ के कारण, अगर किसी का डैंड्रफ ज्यादा है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तब है ना जैसे बाल झड़ने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लिख सकते हो आप, इसका कारण है वो एक तरीके से क्या है, डैंड्रफ है भाई। हाँ, खोरा पड़ना भाई, ठीक है, खोरा हो जाएगा सिर में, ठीक है। स्पेस स्पेस से जैसे स्किन है नहीं, अपने जो सिर है उसकी जो स्किन है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वहां पे क्या डैंड्रफ हो गया, तो डैंड्रफ के कारण क्या, फिर बाल झड़ना भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। आजकल तो इसका जैसे शैम्पू वगैरह है, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, जो शैम्पू के कारण आपका जो खोरा है वो नहीं होगा, डैंड्रफ है वो नहीं होगा, ठीक है। तो उससे क्या है, जैसे गंजापन आएगा तो वो डैंड्रफ के कारण ही आएगा, या आपका जेनेटिकली हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के अंदर था तो आपके अंदर भी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई, वसांगति रोग, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। पहले कवक के कारण हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि वसांगति जो रोग है, जेनेटिक जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा है अभी, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, रॉयल डिजीज भी बोला जाता है इसको, ये स्टार लगा के लिख लेना, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रॉयल डिजीज, शाही रोग, क्यों कहते हैं अभी इसको शाही रोग। सबसे पहले ये ना, जैसे शाही परिवार है, शाही परिवार मान के चलते हैं हम, जैसे इंग्लैंड के अंदर है ना, जैसे रानी विक्टोरिया नहीं है क्या, उनको हुआ था सबसे पहले ये, रानी विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था ये, ठीक है। यानी वहां से ये पनपना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, आगे से आगे आगे से आगे, तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज बोला जाता है, शाही रोग बोला जाता है, ठीक है। इस रोग के दौरान होगा क्या, कि जैसे खून का है ना थक्का नहीं बनेगा भाई, यानी चोट लग गई तो खून है वो लगातार क्या है, बहता रह रहा है, बहता रह रहा है, ठीक है। या बनेगा तो बहुत कम मात्रा में, यानी चोट लगने के बाद में तुरंत बनना चाहिए ना थक्का, 1 मिनट के अंदर अंदर खून रुकना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो या तो आपको क्या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर है, शुगर होगा तब भी नहीं होगा, रुकेगा खून, या फिर क्या है जैसे हीमोफीलिया जो रोग है वो हो सकता है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि इस रोग के दौरान क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और जैसे हम विटामिन पढ़ते हैं, कौन से विटामिन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है भाई, विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम भाई, फिल्क्यूनोन, ठीक है, फिल्क्यूनोन साइंटिफिक नेम उसका, याद रखना आपको, ठीक है। विटामिन के की कमी आ जाएगी तो क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ऐसा ही इस रोग के दौरान होगा, ठीक है। और इसमें एक सबसे खास बात यह है कि ये पूछा जाता है कि इसका कैरी करने वाला कौन होता है, यानी वाहक एक तरीके से आगे कैसे जाएगा ये, तो ये कैसे जाता है, ये पुरुषों में नहीं होता है भाई, ठीक है। इसको आगे लेके जाएगा कौन, इसको महिलाएं, ठीक है, इसका कैरी होगी फीमेल, इसको कैरी करने वाली होगी भी फीमेल, ठीक है। और वो उसके अंदर लक्षण दिखाए ना दिखाए वो अलग बात है, कि जरूरी नहीं है कि जिस महिला के अंदर ये रोग है तो उसके अंदर लक्षण दिखाना जरूरी है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम हम पढ़ते हैं ना, गुणसूत्र पढ़ते हैं, उन पे आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एक महिला के अंदर दिखाए, ठीक है। जैसे मान के चलो एक्स एक्स, इसके अंदर क्या था, हीमोफीलिया था, अब ये आगे चला गया, इसमें है लेकिन उसने लक्षण नहीं दिखाया कि रक्त का थक्का वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई, लेकिन ये आगे जा सकता है नेक्स्ट, जैसे मान के चलो इसकी बेटी है, ठीक है, तो इसमें ये लक्षण दिखा सकता है, ठीक है।
तो ऐसा होता है। इसको कैरी करने वाला हम पूछ सकता है, तो कैरी करने वाला कौन होगा भी? फीमेल होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ये भी क्या होगा? जेनेटिक डिजीज है, और यहां से बार बार क्वेश्चन आए अभी, ठीक है, कि वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, वो किस प्रकार की बीमारी है? तो जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज है। इस दौरान होगा क्या? वर्णांधता में क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है अभी? प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग है ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। ये रंग है ना, पहचानने में दिक्कत होगी भी, ठीक है। और मोटा तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे शंकु कोशिका नहीं होती है क्या अपनी, ठीक है, तो शंकु कोशिका को ये सीधे डायरेक्टली क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है। और रंग पहचानने में जरूरी नहीं है कि तीनों रंग ही नहीं दिखेंगे, उसमें से एक रंग भी नहीं दिख सकता है, दो भी नहीं दिख सकते हैं, या तीनों भी नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल का होगा, ठीक है। और जैसे डिफेंस वगैरह की जॉब है तो उनके अंदर ये खास तौर पे चेक किया जाता है, या ड्राइविंग की जॉब है तो वहां पे चेक किया जाता है। क्लर्क वगैरह की जॉब है तो वहां पे मिल सकती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफेंस की प्लस में जो ड्राइविंग की जॉब है वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, वहां पे मेडिकल के अंदर आप बाहर कर दिए जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ड्राइविंग की जॉब है तो वहां पे सिग्नल देखने आपको, ठीक है। अब जैसे आप मान के चलो रेलगाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ट्रेन चला रहे हो, और वहां पे क्या है, कोई आगे ट्रैक पे हादसा हो रखा है या पटरी टूटी हुई है, ठीक है, और कोई आपको रेड सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है, किसी के पास में लाल कपड़ा है, और आपको पता है कि रेड कलर उसको दिख ही नहीं रहा है, वो उसको और कुछ समझ रहा है। आपको पता ना कि जैसे लाल रंग की अगर हम बात करते हैं तो ये लाल रंग किसका प्रतीक होता है? खतरे का होता है ना। और सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। और हरा भी जैसे हम ट्रैफिक के रूल के अनुसार देखते हैं कि हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, होता ना। अब जैसे मान के चलो इस प्रकार से पटरी थी, यहाँ से ट्रेन जा रही है और यहाँ पे क्या है, टूटी हुई है पटरी, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो इसको क्या है, रेड कलर का क्या है सिग्नल दे रहा है, या जैसे झंडा लहरा रहा है। अब उसको क्या है कि जैसे वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का रोग है, तो उसको वो रेड कलर का झंडा है वो किस प्रकार का दिखेगा? जरूरी नहीं है उसको रेड ही दिखे, उसको व्हाइट भी तो दिख सकता है, ग्रीन भी तो दिख सकता है। एक तरीके से ग्रीन भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये भी तो इसमें बीमारी है। मान के चलो उसको सफेद दिख गया, वो क्या समझेगा कि शांति मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रेन को दौड़ा देगा और वहां पे फिर हादसा हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। आप मान के चलो जैसे आर्मी के अंदर हो, ठीक है, डिफेंस की जॉब के अंदर लग गए, ठीक है, और वहां पे क्या है कि जैसे आप सेना भी ऐसे यूज करती है, जैसे मान के चलो जैसे आमने सामने दोनों सेना थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है जैसे युद्ध का माहौल था। अब आपको पता है कि जैसे वहां पे क्या है कि जैसे अलर्ट करना चाह रहा है कोई आपको कि आगे खतरा है, आपको रेड मतलब क्या है झंडा लहरा दिया वहां पे, आपको वो रेड दिख ही नहीं रहा है, वो आपको मान के चलो सफेद दिख गया, ठीक है, कोई भी कलर नहीं दिखा, तो मतलब आपने क्या है डिटेक्ट कर लिया कि सफेद रंग का है ये, ठीक है। तो आप क्या है जैसे वहां से बाहर निकलोगे, कहीं ना कुछ एक्टिविटीज करोगे, खतरा बोल दिया आपको, तो क्या है आप अलर्ट हो जाओगे, आप हिलोगे नहीं वहां पे, एकदम से क्या बैठे हो। अब आपको सफेद रंग है तो मतलब क्या शांति का प्रतीक हो गया। अब आप क्या एक्शन लोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करोगे वहां पे, क्या फिर आप तो मरो ही मरोगे, साथ में आपका जो ग्रुप है वो भी डैमेज होगा फिर इस हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए क्या है वहां पे जैसे आपके डिफेंस की जॉब होगी, ड्राइविंग की होगी, तो इसीलिए वहां पे जो कलर ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट होंगे उनको नहीं लेते अभी, ठीक है। क्लर्क वगैरह है तो वहाँ पे क्या है आपको टिकट काटनी है, कुछ काम तो है नहीं, ठीक है, या मतलब क्या कंप्यूटर पे काम करना है, तो ज़्यादा इतनी खास प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो शायद जॉब मिल जाती है, ठीक है। इसमें कितना दिख रहा है अभी आपको ये नंबर? 74 दिख रहा है क्या? फिर तो ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, थैलेसीमिया। नेक्स्ट आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का भी जिक्र हमने पहले भी किया है, जब हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने जिक्र किया था थैलेसीमिया, याद है थोड़ा बहुत? मतलब सीधा सीधा क्या है, खून की कमी होना, ठीक है, और खून की कमी होगी तो हम क्या है, जैसे हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था तब आरबीसी के बारे में पढ़ रहे थे ना, ठीक है, सीधा आपसे आ जाए कि खून की कमी होना क्या कहलाता है अभी? एनीमिया कहलाता है ना, कहलाता ना एनीमिया। और जैसे क्या है आरबीसी की कमी भी क्या होता है? एनीमिया होता है ना। और आरबीसी की जब अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा?
आरबीसी की कमी होना तो एनीमिया हो गया, अधिकता होगी तब कौन सा रोग होगा? बहुत बुरा हाल है आपका तो। अरे पढ़ लिया करो पीछे वाला। पॉलीसाइथीमिया कौन सा था? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपकी आरबीसी की अधिकता के कारण, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि थैलेसीमिया कब होगा? जब क्या है कि आरबीसी है ना, उसका जीवन काल क्या हो जाए, कम हो जाए। वैसे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई? 120 दिन का लेते हैं ना, ठीक है, 120 दिन का लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे 30 दिन 40 दिन का हो गया, तब आपको पता है कि दूसरी आरबीसी कब बनेंगी? 120 दिन के बाद में बनेगी। पहले वाली आरबीसी तो मर गई। अब इस रोगी को क्या है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। यानी हमने सर्कल जैसे मान के चलो, ये 40 दिन में क्या हो गई, इसकी पहले वाली आरबीसी मर गई। अब इसको क्या कितना वेट करना पड़ेगा? 80 दिन का तो और वेट करना पड़ेगा ना नई आरबीसी बनाने के लिए बॉडी के अंदर। तब इसके अंदर क्या है कि खून की कमी वो लगातार होती जाएगी। तब इसको क्या है, 2 साइकिल क्या है आपको खून के और देने पड़ेंगे, बीच के अंदर देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? तो जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया रोग हो गया, उस व्यक्ति को क्या है, बार बार खून चढ़ाने की नौबत आएगी भी, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसा कौन सा रोग है जिसके दौरान रोगी को बार बार खून चढ़ाया जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? थैलेसीमिया, ठीक है। तो लिख लो इसमें। ये देखो, अगर नॉर्मल जो व्यक्ति है उसके अंदर जैसे आरबीसी है, वो देखो कितनी मतलब क्या है, ज्यादा है ना। और जिसको क्या हो गया, थैलेसीमिया हो गया, तो उसके अंदर क्या क्वांटिटी क्या हो जाती है आरबीसी की, कम हो जाती है, ठीक है। तो नोट कर लो इसमें। यानी थैलेसीमिया रोग होगा, उस दौरान रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है भाई। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपके 2 रोग और होंगे भी इसमें जेनेटिक के अंदर। क्या है, एक तो आपका होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और एक होगा आपका कौन सा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये भी आपके किसके कारण होते हैं, जेनेटिक के कारण होते हैं, पेरेंट्स के कारण आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, मोटा मोटी तौर पर हम देख सकते हैं कि गुणसूत्र होंगे ना, आपके क्रोमोसोम होंगे, उनकी संख्या में क्या होगी, त्रुटियां होंगी, कमी होगी, जिसके कारण ये रोग है वो आपके अंदर होते हैं भाई, ठीक है। पहला आपका कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम है, और दूसरा आपका कौन सा है अभी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लियर है? जैसे हमने सेल वाला चैप्टर किया था, तब हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था ना। ये क्या होती है, एक तरीके से जैसे धागेनुमा क्या होती है, संरचना होती है ना, ठीक है। और इस ये कितने प्रकार के होते हैं गुणसूत्र, कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के ना, कौन से? एक तो होते हैं आपके ऑटोसोम, दूसरे कौन से होते हैं आपके, एलोसोम होते हैं ना। एक तो आपका ऑटोसोम, दूसरा आपका एलोसोम होगा। क्लियर है? ऑटोसोम है ना, टोटल आपसे पूछा था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी होती है, 46। और आपसे पूछा था कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तब आपका आंसर 23 जोड़ी। क्लियर है ना? दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको पता है कि 46 टोटल गुणसूत्र है, उसमें से ऑटोसोम की संख्या कितनी है भाई, कितनी होती है ऑटोसोम की, शाबाश, ऑटोसोम की है 44, और एलोसोम की संख्या कितनी होती है, 2। यानी तो 44 है। ये क्या होते हैं कि जैसे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या है, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या है, मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये वाले है ना, आपसे पूछा जाए कि लिंग निर्धारण का कार्य कौन से क्रोमोसोम करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एलोसोम, ठीक है। ये क्या करेंगे, लिंग निर्धारण का कार्य, ठीक है। जैसे आपने देखा कि मेल है, मेल में किस प्रकार का होता है, एक्स वाई, और फीमेल के अंदर एक्स है। तो ये क्या है, 2 हो गए ना टोटल, 44 ये प्लस में 2 अगर ये आए तो क्या हो गया, लड़की हुई, और 44 ये प्लस में 2 ये आए तो लड़का। आया ना समझ में कि गुणसूत्र किस हिसाब से होंगे। ये जो रोग है ना, ये किसके कारण हो रहे हैं, तो गुणसूत्र है ना, उनमें क्या आ जाएगी, त्रुटियां आ जाएगी, कमी आ जाएगी, या तो क्या हो जाए, एक कम हो जाए, या क्या हो जाए, एक ज्यादा हो जाए, ठीक है। या तो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान के चलो इसमें से वाई नहीं आया तो एक कम हो गया,
या इसमें क्या हो गया, एक ज्यादा है तो यानी एक एक्स और आ गया इसमें, ठीक है। तो ये इतना लिख लिया ना, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मान के चलो एक कम आया, तब कौन सा रोग हुआ, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा हुआ, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें कम आने को क्या बोलते हैं, ये आपको है ना वर्डिंग पक्का लिखनी है, मोनोसोमी, ठीक है। क्या बोल लिखोगे, मोनोसोमिक। मोनोसोमिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि आपके गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, एक कम होती है भाई, क्या होती है, कम होती है। टोटल इसमें कितने आए भी, होने तो 46 चाहिए, लेकिन इसमें आते कितने हैं, 45। कितने आते हैं, 45, ठीक है। और ये होगा किसके अंदर भी, स्त्री के अंदर होता है, स्त्री नपुंसकता, क्लियर है, ठीक है। मोनोसोमी ये केवल किसमें होगा, फीमेल के अंदर होने वाला जो रोग है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे तो हमने डिटेल के अंदर इसमें हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें पढ़ा है ना इसके बारे में, वहां पे भी करवाया था मैंने। नेक्स्ट आपका ट्राइसोमिक, इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगी, संख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी एक्स एक्स वाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, पुरुष नपुंसकता, यानी आपने जैसे नाम सुना हो ना ट्रांसजेंडर, होता है ना ट्रांसजेंडर, तो वो किसके कारण होता है, तो वो इन्हीं के कारण होता है भाई, कम ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या के अंदर क्या फेरबदल होने के कारण ये जो रोग है वो होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखा, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि 44 गुणसूत्र है, उसके दौरान क्या हुआ, प्लस में क्या आया, एक्स एक्स आ गए, तो मतलब क्या हो गया, लड़की होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक क्या गया, ज्यादा आ गया, कौन से वाला, वाई और आ गया, तो मतलब ये एक ऐसा पुरुष होगा जिसमें क्या है, ये किसके लक्षण होंगे, इसमें लड़कियों के लक्षण होंगे, ठीक है। जैसे क्या है, कईयों के बाल नहीं आते हैं दाढ़ी वगैरह पे, नहीं आते ना, ठीक है। चेस्ट है उसका साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो मतलब क्या होगा कि ट्राइसोमिक में क्या हो रहा है, पुरुष नपुंसकता हो रही है भाई, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों रोग इस प्रकार से होंगे, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर, और दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ये दोनों चीजें। नेक्स्ट आपका आता है भाई डाउन सिंड्रोम। कौन सा आपका, डाउन सिंड्रोम। इसमें सीधा आपका कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन से गुणसूत्र के अंदर कमी आती है भाई डाउन सिंड्रोम के अंदर, तो 23वां जो गुणसूत्र है ना उसमें क्या आती है, कमी आती है भाई, 23वां नहीं सॉरी 21वां, ठीक है। कौन सा, 21वां जो गुणसूत्र होगा उसमें क्या आ जाएगी, कमी आएगी या उसमें गड़बड़ होगी, तब ये जो रोग है वो होता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, पुरुषों में नपुंसकता आती है, प्रभाव सीधा सीधा, ठीक है। और क्या होता है कि इसके दौरान क्या है, जैसे आपने नॉर्मली कोई बच्चे देखे होंगे जिनका सिर बड़ा होता है, मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है, तो वो किसके कारण हुआ, तो वो क्या है आपका जो 21वीं जो जोड़ी होता है गुणसूत्र, उसमें क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, क्लियर है। इसके लिए टेस्ट भी करवाया जाता है, होल मार्कर टेस्ट वगैरह बोलते हैं उसको, या सॉरी ड्यूल मार्कर बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे ये होता कैसे है, जैसे मान के चलो ये नहीं करवाते हैं क्या, जो प्रेग्नेंट हो गया तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अल्ट्रासाउंड नहीं होते, होते हैं नहीं होते, ठीक है। उस दौरान क्या है कि जैसे वो देखते हैं कि अगर आपको क्या है, पहले के टाइम में नहीं होता था, आज के टाइम में क्या है कि जैसे इतनी टेक्निक आ गई है कि जो गुणसूत्र है उनकी जो जांच है वो पहले ही कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक है। तब क्या है, जैसे 21वीं जोड़ी वाला ये करवाना है तो ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है, ठीक है, वो टेस्ट करवाया जाता है भाई, ड्यूल मार्कर, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से 4000 के आसपास होता है ये, ठीक है। इसके दौरान पता लगा सकते हैं कि ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। यानी इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, ड्यूल मार्कर टेस्ट, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपने जो डिजीज थी, ठीक है, उसकी एक क्लास और रहती है अपनी, ठीक है, यानी असंक्रामक रोग कोरोना वगैरह ये बचे हुए हैं अपने, ठीक है, तो उसकी एक क्लास और लगेगी भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।